Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number 4 for the class 11th. We are discussing the chapter thermodynamics. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो हम ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है। मैंने इससे पहले भी इस बात का जिक्र किया है आपसे दैट जब आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हो तो हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का चेंज हो। प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपको ये बता दूं दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ कोर्स जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसमें चेंज इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जिसमें चेंज इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होता। इस बात को आप ध्यान में रखें। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंज देखो, चेंज हो रहा है। जैसे मान लो आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो आप चेंज इन मतलब उसकी जब चेंज देखोगे तो मतलब आप डेल्टा वी की बात कर रहे हो। आप प्रेशर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कंसीडर करते हो, उसमें आप चेंज देखते हो तो मतलब आप डेल्टा पी की बात करते हो। आप इंटरनल एनर्जी में चेंज देखते हो तो आप डेल्टा ई की बात करते हो। आप प्यारे बच्चों एंथैल्पी चेंज की बात करते हो सपोज, जो कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, तो आप डेल्टा एच की बात करते हो। मान लो आप देखते हो एंट्रोपी का चेंज हुआ है तो आप डेल्टा एस की बात करते हो। आप मान लो टेम्परेचर का चेंज हुआ है तो आप डेल्टा टी की बात करते हो। आप मान लो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज हुआ है तो आप डेल्टा जी की बात कर रहे हो। आप मान लो हीट का चेंज हुआ है तो आप डेल्टा क्यू की बात कर रहे हो। और मान लो आप वर्क की बात कर रहे हो, उसकी चेंज की बात कर रहे हो तो आप डेल्टा डब्ल्यू की बात कर रहे हो। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे चेंज इन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आता है। मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2, सपोज प्रेशर चेंज हो रहा है फ्रॉम P1 टू P2, एनर्जी चेंज हो रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है फ्रॉम E1 टू E2, एंथैल्पी चेंज हो रही है फ्रॉम E1 टू H1 टू H2 लाइक दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। वैसे प्रोसेसेस को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं उसको, ठीक है। सबको क्लियर हुआ। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के टाइप्स क्या है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है। नाउ सो फार एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर कंसर्न्ड, सो फार एज देयर टाइप्स आर कंसर्न्ड, वी हैव यूजुअली 4 कैटेगरीज जनरल में, ठीक है ना। पहला केस में यहां पे डिस्कस करूंगा। पहला टाइप जो है उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस देखिए बहुत सिंपल है, आइसोथर्मल प्रोसेस आप इसको कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो प्यारे बच्चों बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी मैं इंक डाल देता हूं मार्कर में, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो बताइए आप प्यारे बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जहां पे क्या होता है, जहां पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। बिकॉज आपको पता है वर्ड आइसो का मतलब है इक्वल या आइसो का मतलब है सेम, और थर्म जो है वो हीट से रिलेटेड है और हीट जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो बताइए आप उस हिसाब से आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हुआ। सो आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which the temperature of the system during the process remains constant. In which the temperature of the system during the process remains constant. वैसी टाइप ऑफ प्रोसेस को आप आइसोथर्मल कहते हो। बहुत सिंपल है, यानी कि टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, क्या मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर जो है प्यारे बच्चों वो क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है
थ्रू आउट द प्रोसेस या ड्यूरिंग द प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर का जो वैल्यू T है ये प्यारे बच्चों कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो आप खुद ही बताइए, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जो टेम्परेचर का वैल्यू होगा बिल्कुल वही रहेगा। जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो बताइए मुझे डेल्टा T आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, वो प्यारे बच्चों जीरो होता है। सो एक ऐसी थर्मल प्रोसेस जिसमें तो मान लो अगर मैं यहाँ पे पीवी ग्राफ डालूं, यहाँ पे देखिए मान लो बॉयल्स लॉ तो पढ़ा है आपने, मान लो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ डालूं और आपको पता है ग्राफ जो है वो ऐसा आता है, ठीक है ना, यानी कि प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यही तो पढ़ा है आपने। और मान लो यानी यहाँ पे टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, यानी कि ये जो प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है और जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, पूरी प्रोसेस के दरमियान टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब है डेल्टा टी उन प्रोसेसेस के लिए प्यारे बच्चों जीरो रहता है। याद रखिए थर्मोडायनेमिक्स में जब भी आप किसी आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करोगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस आप याद रखना कि उनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वहां डेल्टा टी मींस चेंज इन टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल जीरो होगा। वैसी टाइप ऑफ प्रोसेसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। शाबाश, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये तो एक टाइप हो गया, बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ डिस्कस करना नहीं है, आपको बस प्रोसेस याद रखनी है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस is that type of a thermodynamic process in which the temperature of the system during the whole process that remains constant, that means change in temperature for such a process will be equal to zero। ठीक है, तो isothermal process के लिए delta T is equal to zero, that's it, simple। process number second क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोबारिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है। देखिए आइसोबारिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, इसमें प्रेशर चेंज नहीं होगा, इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, इसमें प्रेशर जो है प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट रह रहा है, pressure remains constant। what does it mean, it means sir P remains constant, P का वैल्यू जो भी होगा वो ड्यूरिंग द प्रोसेस सेम रहेगा और उन प्रोसेसेस के लिए चेंज इन प्रेशर क्या होगा, वो जीरो होगा। तो उन प्रोसेसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। बार इज रिलेटेड टू प्रेशर। सो आइसोबारिक प्रोसेस छ स प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यथ मज सिस्टमस मज प्रेशर छु चेंज गसान किया, यानी कि पूरे प्रोसेस दौरान छु प्रेशर रोजन कांस्टेंट। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें होल प्रोसेस के दौरान प्रेशर ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहता है, उस प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम कहते हैं आइसोबारिक। आइसो का मतलब है सेम, बारिक इज रिलेटेड टू प्रेशर, आइसो का मतलब है सेम, थर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो उन और मोस्ट ऑफ द जो केमिकल प्रोसेसेस होती है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस यूजुअली क्या होती है, वो आइसोबारिक प्रोसेस होती है। वैसे आइसोथर्मल भी होती है। ज्यादातर जो प्रोसेसेस की हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, या तो वो हम कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं या तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं। तो डेल्टा पी जो होगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वो क्या होगा, वो जीरो होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टार, नीट और जेई बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टार डाल देता हूं, दैट अगर आप आइडियल गैस की बात कर रहे हो, अगर आप प्यारे बच्चों आइडियल गैस की बात कर रहे हो, पढ़ा है आपने आइडियल गैस की जो, हालांकि मुझे आगे पढ़ाना है आपको, लेकिन एक बात याद रखिए, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, गैस की जो अंदर वाली एनर्जी होती है यूजुअली उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं, फिलहाल के लिए आप यहां पे याद रखेंगे। और इंटरनल एनर्जी जो है, लेट अस सपोज वो मैं डिनोट करता हूं लेटर ई से, या आप यू से भी डिनोट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस, नीट पॉइंट बता रहा हूं, वो क्या होता है, वो होता है इक्वल टू, इट इज यूजुअली काइनेटिक एनर्जी। इस बात को समझिए, यानी कि गैस जो है उसके मॉलिक्यूल जो है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं और जिसकी वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है, वही काइनेटिक एनर्जी यूजुअली उनकी इंटरनल एनर्जी होती है। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, खाली आइडियल गैस के लिए कॉन्सेप्ट है।
आइडियल गैस के लिए खाली एक कॉन्सेप्ट है दैट फॉर आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज यूजुअली इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। और मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है आपको पता होगा दैट आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर। याद है आपको, आपने कहा था जब आप टेंपरेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उसकी वजह से वो रैंडमली ज्यादा मूव कर रहे हैं। आप टेंपरेचर डिक्रीज करोगे तो मोशंस जो है वो स्लो डाउन हो रही है। तो इसका मतलब है दैट काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर। नो वेरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट बात। आप मुझे बताओ आइसोथर्मल कंडीशन के केस में, जो कि मैंने अभी आपको पहला केस यहाँ पर डिस्कस किया था, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल कंडीशन पे सिंस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब क्या है, सिंस वहां पे जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो डेल्टा टी उनके लिए क्या है, डेल्टा टी तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 0 है। सिंस टेम्परेचर डज नॉट चेंज देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, आइडियल गैस डज नॉट चेंज। इसका मतलब है उनके लिए डेल्टा ई जो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 0। स्टार 3 डाले मैंने यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो दैट आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल कंडीशंस पे इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज नहीं होती है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है खाली, ठीक है ना। जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब उनका इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, सबको क्लियर हुआ। तो आइसोबारिक प्रोसेस मैंने आपको समझाया। आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है जहां पे प्रेशर जो है गैस का, प्यारे बच्चों, वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि वहां पे डेल्टा पी जो है वो 0 आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो मैं इरेज करता हूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हालांकि अभी मैंने ग्राफ बनाया था, जो मैंने भी ग्राफ बनाया था आपका पी और वी के दरमियान, देखिए जो आपने पी और वी के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया था, मैं बहुत सारे ग्राफ्स एक ही लोकेशन पे दिखा सकता हूँ। आइसोथर्मल के लिए आपको पता है आपका ग्राफ ऐसा आ रहा था पी और वी के दरमियान, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस ग्राफ के लिए डेल्टा टी जो है आइसोथर्मल कंडीशन है वो 0 रह रहा है। अब सिंस आपने प्रेशर की जब बात की, अगर आप इसी ग्राफ पे अगर आप आइसोबारिक ग्राफ दिखाओगे, आइसोबारिक में क्या रहता है, प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका मतलब है वहां पे डेल्टा पी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखोगे कि वो ग्राफ जो है वो यूजुअली ऐसा आएगा, देखिए ये ऐसा ग्राफ है जहां पे डेल्टा पी इक्वल टू 0 है। देखिए ना, खुद देखिए प्यारे बच्चों, देखिए खुद देखिए, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज पता है कब होता है, यहाँ पे केस ऑफ एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर आप एक्सपेंशन ऑफ गैस करते हो बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस में अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना, तो देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हम उसको कहेंगे दैट इट इज द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये वाली प्रोसेसेस काफी कॉमन प्रोसेसेस जो है थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस की जाती है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। उसके बाद एक और प्रोसेस है जिसको आप कहते हो आइसोकोरिक प्रोसेस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल आइडिया है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है प्यारे बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है जहां पे वॉल्यूम सिस्टम का ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब ये हुआ वहां पे चेंज इन वॉल्यूम बिल्कुल कुछ नहीं होगा, वो 0 होगा, ठीक है ना। तो आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, जिसमें वॉल्यूम V जो है सिस्टम का होल प्रोसेस के दरमियान क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो बताइए जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट हो रहा है, रह रहा है, तो क्या डेल्टा V कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता सर, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो उन प्रोसेस के लिए डेल्टा V दैट इज चेंज इन वॉल्यूम 0 हो रहा है। और अगर आप यहां पे इसी ग्राफ पे वो ग्राफ भी दिखाना चाहोगे तो वो ग्राफ लाइक दिस आएगा। देखिए यहाँ पे प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम का एक ही वैल्यू है यहाँ पे। तो इस ग्राफ के लिए अगर आप देखेंगे वो डेल्टा V का वैल्यू 0 होगा। तो जिन प्रोसेसेस के लिए डेल्टा V का वैल्यू 0 आता है
उन प्रोसेसेस को प्यारे बच्चों हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, मान लो मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दे दूं, देखिए मैं आपको इसमें एग्जांपल दे दूं। एग्जांपल क्या है, मान लो आपके पास घर में कुकर है, ठीक है ना, प्रेशर कुकर जिसको आप कहते हो। तो मान लो आप उसमें कोई खाना पका रहे हो, कोई भी सालन पका रहे हो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट सपोज द गैस या यू आर प्रिपेयरिंग certain meal inside the pressure cooker. What sort of process is this? ये कौन सी प्रोसेस है? ये आइसोकोरिक है, ये आइसोबारिक है, या ये आइसोथर्मल है? चलो एक और प्रोसेस इसमें इसके बाद आएगा, उसमें एडियाबैटिक है। लेकिन इसमें देखो आप, जब आप प्रेशर कुकर में कोई खाना पकाते हो, आप बताओ, तो प्रेशर कुकर तो हीट एक्सचेंज करता है ना बाहर की वजह से, ठीक है ना, तो वहां पे हीट एक्सचेंज हो जाता है, तो एडियाबैटिक नहीं होगा। एडियाबैटिक मैंने इससे पहले भी समझाया, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होता, वहां डेल्टा क्यू 0 होता है। लेकिन जब आप प्रेशर कुकर की बात करोगे तो वो तो हीट एक्सचेंज करेगा, वो तो नीचे से भी हीट ले रहा है और सराउंडिंग की तरफ भी हीट जो है वो स्कैटर कर रहा है, बाहर छोड़ रहा है, ठीक है, तो एडियाबैटिक हो नहीं सकता। क्या टेम्परेचर आप देखोगे प्रेशर कुकर का कांस्टेंट रहता है पहले से? नहीं, पहले जब आप हीट करते हो तो टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करने लगता है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो आइसोथर्मल नहीं है। दूसरी बात, क्या उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा? नहीं, प्रेशर भी यूजुअली वहां पे कांस्टेंट नहीं रहता है, बिकॉज जितने जितने अंदर से गैसेस जो ज्यादा बनते हैं तो वहां पे प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन आप देखोगे कुकर का जो वॉल्यूम है, उस कंटेनर का जितना भी वॉल्यूम है जिसमें आपने कुछ सालन रखा, वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपके खाना पकाने से आपका कुकर छोटा बड़ा तो होगा नहीं, ठीक है ना, उसका साइज तो चेंज नहीं होगा, तो दैट मीन्स दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो if there is something which is inside the pressure cooker, and that process is basically an isocoric process, ठीक है, बात समझ आ गई सबको? वेरी नाइस। तो ये हो गई आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके बाद एक और प्रोसेस है प्यारे बच्चों, जिसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक मैं समझा चुका हूं पहले भी ये, तो बताइए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबैटिक एक ऐसी प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस 3 था, अब प्रोसेस 4 में यहां पे लिखूंगा एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस? सर एक्टिवेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे होल प्रोसेस के दौरान हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान नहीं होता, यानी कि वहां पे क्यू जो है, हीट की हम सिंबल क्यू रिप्रेजेंट करते हैं, वो 0 है, यानी कि ना ही सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जाती है, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट आती है। आपको पता है क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वहां पे जो वॉल्स होते हैं ना, वहां पे बाउंड्री जो होती है वो क्या होती है, शाबाश प्यारे बच्चों, वो क्या होती है, वो नॉन कंडक्टिंग होती है, वो इंसुलेटिंग होती है, ना ही बाहर वाली हीट अंदर आती है, ना ही अंदर वाली हीट बाहर जाती है। तो वहां पे क्यू का एक्सचेंज नहीं होता। जब क्यू का एक्सचेंज कुछ होगा नहीं, हीट ना ही अंदर से बाहर ना ही बाहर से अंदर, तो क्या हीट का वैल्यू कुछ होगा? वहां पे एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, वो तो 0 होगा। तो दैट्स व्हाई उन केसेस के लिए डेल्टा क्यू जो है एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए 0 होगा, 100% 0 होगा। तो अब आप कहोगे सर उसमें अगर आप ग्राफ डालेंगे पी और वी के दरमियान तो वो कैसा होगा? तो वो ग्राफ प्यारे बच्चों थोड़ा ऐसा आएगा, जहां पे डेल्टा क्यू 0 होगा। सो अब आप कहोगे सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? स्लोप का फर्क है, ठीक है। जो एडियाबैटिक वाला केस होता है ना, केस नंबर 4, उसमें स्लोप थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो स्लोप क्या होती है, चढ़ाई टाइप, तो इसमें देखो चढ़ाई इतनी है, लेकिन इसमें चढ़ाई इतनी है, तो इस वाले में ज्यादा है। तो ग्राफ फर्स्ट जो है यहाँ पे ये आइसोथर्मल है, इसको मैं लिखता हूँ, ये आइसोथर्मल का केस है। आइसोथर्मल क्या होता है सर? आइसोथर्मल ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है होल प्रोसेस के दौरान, यानी कि डेल्टा टी का वैल्यू 0 आता है। और उसके बाद मैंने दूसरी प्रोसेस आपको ऊपर पढ़ाई, आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें प्रेशर होल प्रोसेस के दौरान वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रोसेसेस। और आप देखोगे कि वहां पे डेल्टा पी 0 आएगा। और एक और प्रोसेस जो मैंने ये वाली दिखाई थी, उसमें हम कहते हैं उनको आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? वो प्रोसेस होती है जहां पे वॉल्यूम का चेंज नहीं होता, यानी कि डेल्टा भी 0 है। और लास्ट जो है बट नॉट लीस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने एडियाबैटिक प्रोसेस कहा। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है
जहां पे हीट एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि क्यू का वैल्यू 0 होता है, एज सच डेल्टा क्यू का वैल्यू जो है वो 0 आएगा। डेल्टा क्यू जो है 0 आएगा, बिकॉज सॉरी मैं यहाँ पे क्यू 0 नहीं लिखूंगा, आई बेग योर पार्डन, बिकॉज वहां पे हीट एक्सचेंज तो 0 है, लेकिन क्यू वहां पे कांस्टेंट रहेगा। इस बात को फिर से समझिए। मान लो एक सिस्टम के अंदर एक सिलेंडर लिया आपने, उसके अंदर गैस है, और उस गैस में हीट का जो वैल्यू है मान लो 10 जूल है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये गैस जो है ना ही ये हीट बाहर छोड़ रहा है, ना ही ये अंदर से हीट बाहर से हीट अंदर ले रहा है। तो ये जो 10 जूल इसके अंदर हीट कंटेंट थी, क्या उसमें चेंज आएगा? एक्सचेंज नहीं होगा, एक्सचेंज 0 होगा, ना ही अंदर से बाहर ना ही बाहर से अंदर। लेकिन अंदर जो हीट का वैल्यू है गैस के लिए वो क्या रहेगा? वो 10 जूल ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो वही मैंने लिखा क्यू रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब एक्सचेंज नहीं होगा तो डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो उन प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको 4 प्रोसेसेस समझाई। So far as thermodynamic processes are concerned, so far as types of thermodynamic processes are concerned, we have 4 types. Isothermal process जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डेल्टा T 0 आता है। आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, डेल्टा P इसलिए 0 आता है। आइसोकोहरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और डेल्टा V का वैल्यू एज सच 0 आएगा। एंड लास्ट दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, क्यू का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, इसलिए डेल्टा क्यू का वैल्यू वहां पे 0 आता है। ठीक है। तो इन 4 टाइप्स को फिलहाल हमने डिस्कस किया। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया। इसके बाद देखो कहानी क्या है। Now, so far as broadly speaking, these thermodynamic processes are further classified into 2 types. Thermodynamic processes are further classified into 2 types. One is called as reversible thermodynamic process and another is called as irreversible thermodynamic process. मैंने आपको irreversible और reversible का केस समझाया है, हमने इक्विलिब्रियम डिटेल में पढ़ा है, तो वहां हमने कहा है आपको रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। so far as thermodynamic processes are further classified, these are classified into 2 types. One is reversible, that is reversible thermodynamic processes. तो मैं ऐसे लिखूंगा TP thermodynamic process short form में, ठीक है। and another is called as irreversible. The second one is called as irreversible thermodynamic process. अब पहले इस चीज को समझिए, ये चीज तो आपने ऑलरेडी समझी होगी। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। पहले बच्चों, इररिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि अगर एक डायरेक्शन में हो जाए, एक बार हो जाए, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, उस प्रोसेस को आप इररिवर्सिबल प्रोसेस कहते हो। जाहिर सी बात है, इररिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं हो सकती। मतलब अगर ए बी बना रहा है तो बी वापस ए नहीं बना सकता। जैसे आप मानोगे वाटर कमिंग डाउन द हिल, ठीक है ना, वाटर कमिंग डाउन द हिल, तो वो क्या है, वो इररिवर्सिबल प्रोसेस है, बिकॉज वाटर नीचे से ऊपर खुद ही नहीं जा सकता, उसके लिए आपको मशीन लगानी पड़ेगी, मोटर लगाना पड़ेगा। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आगे पढ़ेंगे बिकॉज थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, स्पॉन्टेनियस है, इररिवर्सिबल है, खुद ही हो रही है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, इसको इररिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन रिवर्सिबल क्या होता है, जिसको आप वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज करवा सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, यूजुअली रिवर्स कौन सी चीज होती है, पहले आपने ये समझा दैट इररिवर्सिबल प्रोसेसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, वो बैकवर्ड में नहीं हो सकती है, और वो काफी जल्दी होती है, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो फास्ट होती है, ठीक है। और दूसरी बात, इररिवर्सिबल प्रोसेस को होने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम लगता है, जो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो हम उसको कहते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेसेस फाइनाइट टाइम में भी होती है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझो। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी होती है जिसको हम रिवर्स कर सके। और अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। सिंस ये रिवर्स डायरेक्शन में होती है और इसलिए इनको काफी टाइम लगता है, हालांकि ये कंप्लीट यूजुअली नहीं होती है, काफी टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम कंप्लीशन के लिए लगता है। ये फास्ट थी, ये काफी स्लो होती है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आता है और हर स्टेप पे आता है। हालांकि यहाँ पे हम यूजुअली इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं,
लेकिन यूजुअली यहाँ पे मैं एक छोटा सा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। लेकिन आप इस चीज को समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट अस सपोज मैं क्या करता हूं काम, मैं एक गैस लेता हूं। सपोज मैंने एक आइडियल गैस लिया, बात समझना आराम से। मैंने एक आइडियल गैस लिया एक कंटेनर में, देखिए मैंने एक आइडियल गैस लिया कंटेनर में और इस आइडियल गैस को ऊपर से पिस्टन से फिक्स कर दिया। देखिए ये मान लो ये ऊपर से आपका पिस्टन, चेक करना आराम से, टेक योर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बिकॉज आगे इसका काफी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहां पे समझो रिवर्सिबल। मान लो मैंने क्या किए, मैंने छोटे छोटे वेट्स ऊपर रखे, छोटे छोटे वेट्स ऊपर है। अब देखिए, और मान लो इस कंडीशन में, ये इनिशियल कंडीशन है, मान लो जितना अंदर प्रेशर है मैं उसको कहूंगा पी इंटरनल, और जो बाहर प्रेशर है जितना भी है मैं उसको कहूंगा वो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, मैं उसको कहूंगा पी एक्सटर्नल। यहां पे समझना, बाहर से जो प्रेशर है या तो एटमॉस्फेयर की वजह से या तो इन वेट्स की वजह से, जो छोटे छोटे वेट्स हैं वो किस पे जा रहा है, पिस्टन पे जा रहा है, ये आपका पिस्टन है, तो उसको आप कहते हो क्या प्यारे बच्चों, उसको आप कहते हो पी एक्सटर्नल। और जो अंदर गैस पड़ा है उस गैस की वजह से जो अपवर्ड प्रेशर है पिस्टन पे, उसको आप कहते हो पी इंटरनल। इनिशियली मान लो पिस्टन जो है वो ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियली तो एट टाइम t = 0 या टाइम t = 1 सेकंड जो भी है, तो अगर मैं इनिशियल फेज पे बात करूं तो मैं कहूंगा P एक्सटर्नल जितना भी है वो बैलेंस कर रहा है P इंटरनल। यहां पे समझ आ गया। तो जब दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, समझो ना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब है तो फोर्सेस ही। ये पिस्टन नीचे जाना चाहता है लेकिन गैस इसको वापस प्रेशर अप्लाई करता है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है पहले। यहां तक समझ आया। अब मान लो आप क्या कर रहे हो, आप मान लो यहां से एक वेट हटा रहे हो, एक छोटा सा वेट हटा रहे हो, तो आप क्या देखो, जब आप छोटा सा वेट यहां पे हटाओगे, ध्यान देना, जब आप छोटा सा वेट यहां पे हटाओगे तो होगा क्या, यहां पे प्रेशर कम होगा। जब यहां पे प्रेशर कम होगा, अब अंदर से तो प्रेशर ज्यादा हो गया, फिर हालांकि अंदर से प्रेशर ज्यादा नहीं हुआ, बेसिकली बाहर से प्रेशर कम हुआ, तो आप क्या देखोगे, गैस यहां पे फॉर एग्जांपल एक्सपैंड करेगा। देखो मैं यहां पे फिर से बताऊंगा, देख लीजिए यहां पे मान लो कंटेनर सेम है, जो ही आपने एक छोटा सा वेट हटा दिया, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे गैस ने थोड़ा सा एक्सपैंड किया। क्यों एक्सपैंड करेगा सर, बिकॉज ऑफ अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो गैस उतना एक्सपैंड करेगा। जब उतना एक्सपैंड करेगा तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है, देखो ना गैस एक्सपैंड कर रहा है तो गैस ऊपर जा रहा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तब तक एक्सपेंशन होगा जब तक फिर से बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है ना। फिर से सेकंड कंडीशन पे जो है, फिर से यहाँ पे फिर पी एक्सटर्नल होगा, यहाँ पे वेट, अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे कितने वेट थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपने एक हटा दिया तो बचे कितने, वहां पे तो 9 बचे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, बिकॉज आपने एक हटा दिया। और उस एक के हटने से बाहर वाला प्रेशर थोड़ा कम हुआ था और गैस ने एक्सपैंड किया था। लेकिन जो ही एक्सपैंड किया, कब तक एक्सपैंड करेगा, जब फिर से बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर के बराबर होगा। वहां से जब अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो गया प्यारे बच्चों, वहां से फिर से इक्विलिब्रियम आएगा। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद मान लो आप एक और छोटा सा वेट हटा दो, समझ लो बात को, आप फिर से छोटा सा वेट हटा दो, बाहर से फिर से प्रेशर कम हो गया। जब बाहर से प्रेशर कम हो गया, अंदर से प्रेशर अब ज्यादा है, तो ये फिर से एक्सपैंड करेगा। कब तक एक्सपैंड करेगा, जब अंदर वाला प्रेशर अब बाहर वाले प्रेशर के बराबर होगा, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज होता है। पहले डिक्रीज हुआ था, अंदर ज्यादा था तो एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और इसका प्रेशर धीरे धीरे घटने लगा, तब तक घटने लगा जब तक इसका प्रेशर और इसके प्रेशर के बराबर होगा। अरे बात समझ आ रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। लेकिन जब इक्वल हो रहा है तो उसके बाद फिर से इक्विलिब्रियम आ रहा है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मान लो उसके बाद आप फिर से एक वेट हटा रहे हो, फिर से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा है, फिर से गैस एक्सपेंड करेगा। तो आप इसको क्या कहते हो, इसको कहते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस, बिकॉज गैस एक्सपेंड कर रहा है। आप वापस भी आ सकते हो, आप वेट उठाने के बजाय एक्स्ट्रा डाल सकते हो धीरे धीरे, तो उसकी वजह से क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा, वहां पे कंप्रेशन होगा, उसको आप कहोगे रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ गैस। मतलब क्या है कहने का, जब आप एक प्रोसेस
रिवर्सिबल स्टेप्स में करते हो, मतलब उसमें एक स्टेप दूसरे स्टेप के साथ रिवर्सिबल कंडीशन में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। हर सेटअप इक्विलिब्रियम में होता है प्रीवियस स्टेप के। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उस प्रोसेस को आप रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हो। और रिवर्सिबल प्रोसेस अगर आप यहां पे बात लोगे, वहां पे उसको इनफाइनाइट टाइम लगता है। आप देखिए ना, बिकॉज आपको गैस को एक्सपेंड करना है फ्रॉम वॉल्यूम टू V1 टू V2 यहां तक, लेकिन आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहे हो। पहले एक्सपेंड कर रहे हो, बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर के इक्वलाइज हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका वॉल्यूम इतना है, आपको यहां से यहां तक लेना है, ठीक है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एक साथ नहीं कर रहे हो, आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहे हो। एक्सपेंड किया, थोड़ा टाइम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है ना। फिर से एक्सपेंड किया, फिर से इक्विलिब्रियम आ गया, फिर से एक्सपेंड किया, फिर से इक्विलिब्रियम आ गया, फिर से एक्सपेंड किया, फिर से इक्विलिब्रियम आया। तो आपको बेसिकली इसको वॉल्यूम V1 से V2 तक ले जाने के लिए आपको काफी ज्यादा स्टेप्स करने पड़ते हैं, और हर सेटअप प्रीवियस सेटअप के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। समझ आ रही है बात मैं क्या समझा रहा हूं आपको? तो हम इसीलिए कहते हैं दैट रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो क्या होती है, वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में होता है। वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में हो रही है। जब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में हो रही है तो यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में, और हर स्टेप प्रीवियस स्टेप के साथ जो है इक्विलिब्रियम में होता है, रिवर्सिबल कंडीशन आती है। तो इसीलिए वहां पे क्या लगता है प्यारे बच्चों, इसको कंप्लीट करने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। इनफाइनाइट टाइम टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन। और दूसरी बात, क्या एक्सपेंशन एक साथ हुआ, फास्ट हुआ? नहीं, बहुत 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 धीरे धीरे हो रहा है। दैट्स व्हाई दीस प्रोसेस आर आल्सो स्लो इन नेचर, ये काफी स्लो होती है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इज दैट each step is in equilibrium. Each step is in equilibrium with previous step. हर सेटअप प्रीवियस सेटअप के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। समझ आ गई? यहां तक समझ आ गया आपको? और आप देख लो आप देख लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो एक और। हर टाइम पे रिवर्सिबल कंडीशन पे क्या होता है, मैंने अभी कहा आपको दैट पहले P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर था, जितना बाहर से प्रेशर था उतना अंदर से प्रेशर था, सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। लेकिन जो ही आपने थोड़ा सा वेट हटाया, तो बाहर कितना प्रेशर कम हुआ? जाहिर सी बात है, हुआ ना प्रेशर कम। कितना हुआ? मैं कहूंगा सर इतना हुआ, मैं लिखूंगा P पहले था, मान लो बाहर से भी P था, अंदर से भी P था, सेम था, इसलिए मैंने लिखा P, ठीक है। अब बाहर वाले को मैंने एक्सटर्नल कहा, अंदर वाले को इंटरनल। लेकिन जब सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम में था, ये भी उतना था, ये भी इतना था, मैंने लिखा P। लेकिन जब P मैंने से आपने थोड़ा सा हटा दिया, थोड़ा सा, तो थोड़ा प्रेशर कम हुआ ना, मैं उसको लिखूंगा P माइनस dP। तो अंदर कितना होगा उस टाइम तो P इंटरनल ज्यादा होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं उस टाइम P इंटरनल होगा एक्सपेंशन के केस में, बात समझिए। P इंटरनल उस टाइम कितना होगा? वो होगा P जो एक्सटर्नल था और उसका इतना ज्यादा था। ये एक्सपेंशन के केस में होगा। अगर कंप्रेशन करोगे ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर बाहर वाला ही ज्यादा होगा। देखिए ना, P इंटरनल P एक्सटर्नल जितना है लेकिन इतना ज्यादा है, तो माइनस dP यहाँ पे क्या कहना था? देखो आप कहोगे यार सर यहाँ पे आपने माइनस dP लिखा, यहाँ प्लस dP लिखा। ये मैं कह रहा हूं इतना कम हुआ और ये इतना इससे ज्यादा है, और इस dP को स्मॉल चेंज इन प्रेशर कहते हैं। इसको हम डिफरेंशियल टर्म में भी दिखाते हैं। ये काफी स्मॉल वैल्यू है, ये स्मॉल है, ये dP। ये समझ आ रहा है ना? ये एक्सपेंशन का केस। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? तब तो पिस्टन ऊपर से ही नीचे आएगा, इसका मतलब है ऊपर वाला ही प्रेशर नीचे वाले प्रेशर से ज्यादा होगा। तो उस टाइम हम ये लिखते हैं दैट P एक्सटर्नल जो होगा वो होगा P इंटरनल प्लस dP। क्या ये और ये सेम है? या अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये P इंटरनल किसके बराबर होगा? P एक्सटर्नल माइनस dP, बिकॉज ये प्लस यहाँ पे माइनस जाएगा। इसीलिए हम यूजुअली हम लिखते हैं जनरल फॉर्म में दैट P इंटरनल जो होता है, P इंटरनल, देखिए P इंटरनल क्या है? एक्सपेंशन के केस में आया P एक्सटर्नल प्लस dP, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के केस में आया P इंटरनल इक्वल टू P एक्सटर्नल माइनस dP। तो इसीलिए हम लिखते हैं कभी कभार
P एक्सटर्नल प्लस माइनस dp, where dp जो है ये इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस प्यारे बच्चों कसम से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम करता है, इनको समझ नहीं आता है ये पी एक्सटर्नल प्लस डीपी कब होगा माइनस डीपी कब होगा। प्लस डीपी तब है जब एक्सपेंशन होगा, जाहिर सी बात है तभी इंटरनल वाला ज्यादा होगा एक्सटर्नल से, तो इसीलिए इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कंट्रैक्शन के केस में बाहर वाला ही ज्यादा होगा, इसका मतलब है अंदर वाला काम हुआ, तो अंदर वाला कितना काम हुआ, इतना थोड़ा काम होगा। ठीक है, इसको डिफरेंशियल टर्म में भी आप दिखाते हो। यहाँ तक रिवर्सिबल केस समझ आया, छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम लगता है, इनको इन्फिनिटेसिमल स्मॉल स्टेप्स कहते हैं, काफी स्लो होता है बिकॉज उसको काफी टाइम ज्यादा लगता है। और ये सिचुएशन इज यूजुअली, जो मैंने ये केस आपको पढ़ाया रिवर्सिबल, हाँ यूजुअली ये ज्यादा हम नहीं देखते, इसलिए ये यूजुअली आप देखोगे ये आइडियल कंडीशंस में होता है, ये आइडियल केस है, ये प्यारे बच्चों एक आइडियल केस है। ये ज्यादातर आप प्रैक्टिकली नहीं देखोगे, प्रैक्टिकली आप ये देखोगे। जरा इरिवर्सिबल पे आ जाओ आप, देखिए सेम कंडीशन ले लो, मैं सेम गैस लेता हूं यहाँ पे, ऐसे ऐसे लेते गैस, ये मान लो गैस, आप इरिवर्सिबल समझेंगे। और मान लो मैंने इस पे पिस्टन लगा दिया, फ्रिक्शनलेस मूविंग पिस्टन, देखें अब देखो यहाँ पे भी मैं छोटे छोटे वेट डालूंगा, आराम से समझना। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, चेक कीजिए। ये अंदर गैस है, वही कंडीशन है, बाहर से जो प्रेशर होगा उसको क्या कहेंगे हम, उसको पी एक्सटर्नल कहेंगे, अंदर से जो प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे पी इंटरनल। अब देखें यहाँ पे क्या करना है, सिंस आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ही स्टेप में होता है, एकदम से जल्दी होता है। मान लो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, फटाक से नीचे आता है। ऐसा नहीं है पानी नीचे आ गया, देखो नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, उसके बाद नीचे आ गया, फिर रुक गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे रुक गया, ऐसा तो होता नहीं ना, वो तो एकदम से आता है। अब हम वो इसके केस में यहाँ पे गैस को लेके हम वो कैसे समझेंगे, देखो कैसे समझेंगे। मैं एकदम से कुछ वेट्स हटा दूंगा, मान लो 5-10 वेट्स मैंने 4-5 वेट्स एक साथ हटा दिए, तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे भी पी एक्सटर्नल कम हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा हुआ। यहाँ पे कितना ज्यादा हुआ, मैं लिखूंगा सर पी एक्सटर्नल जितना भी था या जो पी था उसमें से कितना चेंज हुआ, डेल्टा पी। तो यहाँ पे डेल्टा पी इज लार्ज, वहां पे मैंने लिखा था डीपी डिफरेंशियल फॉर्म में, वो स्मॉल था, यहाँ पे ज्यादा है। फिर से वही होगा, पी इंटरनल अब क्या हुआ, पी एक्सटर्नल से ज्यादा, बिकॉज आपने काफी वेट हटाए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एकदम से एक्सपेंशन हो जाएगा। देखो कितना एक्सपेंशन हो जाएगा, ये गैस जिसका वॉल्यूम इतना था, सिंस आपने इतना प्रेशर चेंज किया, पिस्टन सीधा यहाँ से यहाँ आ गया, देखिए यहाँ पे पिस्टन सीधा यहाँ से यहाँ आ गया, तो कितना एक्सपेंशन हुआ, काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ एक साथ। हाँ यहाँ पे क्या होगा, ये इसका इनिशियल स्टेट होगा, ये इसका इनिशियल फेज होगा, और ये फाइनल होगा। जितना इसको प्रोसेस, जितना इसको वॉल्यूम इंक्रीज करना था ना, एकदम में कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे वॉल्यूम V1 था और इसको वॉल्यूम V1 से V2 में जाना था, या एक ही स्टेप में जाएगा, समझ आ रही ना बात। तो आप देखोगे सिंस ये काफी जल्दी होगा, तो इसका मतलब है ये वाला जो होता है ना, ये एट वंस हो जाता है, ये एट वंस हो जाता है, इन सिंगल स्टेप में कह सकता हूं, एट वंस हो जाता है इन सिंगल स्टेप। अच्छा दूसरी बात, अगर इसको इनफाइनाइट टाइम लगा था, बिकॉज ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में हुआ था, तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको तो कम लगेगा, कम इतना लगेगा यानी कि जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, यानी कि ये फाइनाइट टाइम में होगा। आपको समझ आ रही है ना, बिकॉज अचानक काफी जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो काफी ज्यादा हो रहा है, प्रेशर काफी गिर रहा है बाहर से, इसलिए अंदर वाला प्रेशर बाहर से ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। बात समझ आ रही है, तो वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे पिस्टन यहाँ पे आ गया। इनिशियल फेज में पहले क्या था, जब सारे वेट्स यहाँ पे थे तब पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर था, इक्विलिब्रियम उस टाइम भी था। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, जब इसको पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया फ्रॉम V1 टू V2, बिकॉज आपने जितने वेट हटाने थे हटा दिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी इंटरनल फिर से होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और पी एक्सटर्नल यहाँ पे भी होगा। तब तक गैस एक्सपैंड करेगा कंटिन्यूअसली, रुक के नहीं, रिवर्सिबल सिस्टम्स में नहीं, इरिवर्सिबल, जब तक अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर ना हो जाए। ये तो ऐसी कंडीशन हो गई ना कि पहले इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, बीच में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, और लास्ट में इक्विलिब्रियम था, और इसको काफी ज्यादा कम टाइम लगता है, इसलिए ये स्टेप, ये
इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्टर होती है, और लास्ट में यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो आता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, वो एक तो आता है ओनली 2 स्टेप्स, एक तो इनिशियल फेज पे और फाइनल स्टेप है। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम 2 जगह पे होता है, इनिशियली जब था गैस और उसके बाद जब फाइनल प्रोसेस हुआ फाइनल, तो लेकिन यहाँ पे हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस स्लो होती है बिकॉज इनको काफी ज्यादा टाइम लगता है, और ये फास्ट होती है बिकॉज ये एकदम में हो जाती है, ठीक है। इनको इनफाइनाइट टाइम लगता है बिकॉज ये स्लो होती है, ये फास्ट होती है तो ये कुछ मखसूस टाइम में हो जाती है, और ये क्या होती है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में, लेकिन ये सिंगल स्टेप्स में होती है एट वंस। सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो अगर आप यहाँ पे भी लिखेंगे ना वैसा वाला केस, सर पी इंटरनल अगर हम लिखेंगे एक्सपेंशन और इंटरनल कॉन्ट्रैक्शन के केस में, वो कितना होगा, वो होगा पी एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस एक्सपेंशन के लिए माइनस कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वहां पे लिखेंगे डेल्टा पी। फर्क इतना है, यहाँ पे मैंने डीपी चेंज किया, डीपी यूज किया था, यहाँ पे मैंने डेल्टा पी यूज किया। डेल्टा पी का मतलब है प्रेशर डिफरेंस जो आ रही है आपके वेट हटाने से वो काफी ज्यादा आ रहा है, इसीलिए प्रोसेस एक ही स्टेप पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहे हो, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था अबाउट रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है और इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज इसको रिवीजन कर लेना, बिकॉज आगे हमें इन्हीं चीज के बारे में पढ़ना है। आइसोथर्मल क्या होता है, बिकॉज वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, तब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है आइसोथर्मल, तब मैं टर्म यूज करूंगा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल। अब देखिए पहले मैंने प्रोसेस आपको पढ़ाई 4 टाइप्स, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक, वो तो हो गई 4। और उसके बाद ब्रॉड 2 कैटेगरीज जो मैंने पढ़ाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, वो 2, एक तो रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर हम इन 2 को उन 4 के साथ जोड़ेंगे तो बताइए प्रोसेस कितने टाइप्स की होगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 8। तो वो कैसे, देखो पहले क्या होगा, अगर आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल रिवर्सल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी। अगर प्रोसेस क्या हो सकता है, आइसोथर्मल, बट इट कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसी तरीके से आइसोबारिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, आइसोकोरिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो टोटल 4 टाइप्स थे, इन 2 कैटेगरी में अगर आप उनको डालोगे तो टोटल 8 टाइप बनते हैं। प्यारे बच्चों ये हमारा आज का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, दिस वाज अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के टाइप्स कितने हैं। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, हमने पहले 4 टाइप्स पढ़े, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक, और फिर मैंने आपको पढ़ाया रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि रिवर्सिबल स्टेप्स में होता है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में होता है, उनको काफी टाइम लगता है, ठीक है ना, तो इसलिए वो स्लो होती है, और हर सेटअप प्रीवियस सेटअप के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। और यूजुअली ये कंडीशन नॉर्मली आप नहीं देखोगे, ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए आप इसको आइडियल कंडीशन कहते हो। लेकिन इरिवर्सिबल क्या होती है, जो एक डायरेक्शन में हो गई, एक डायरेक्शन में हो गई मतलब फॉरवर्ड गया, वो बैकवर्ड वापस नहीं आ सकता, उसी को तो इरिवर्सिबल कहते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि ये एक ही सिंगल स्टेप में होती है, इसमें कोई प्रीवियस स्टेप अगले वाले स्टेप के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, तो इसलिए कम टाइम इनको लगता है, फाइनाइट टाइम में होती है बिकॉज ये फास्ट होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम 2 ही जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, इनिशियली जब आपने प्रोसेस स्टार्ट करनी थी और फाइनल जब आप उस स्टेट पे पहुंच गए, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट इन द वीडियो लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम अब थर्मोडायनेमिक्स की तरफ अब बढ़ने लगेंगे, बिकॉज इन टर्म्स का क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी था। स्टेट वेरिएबल जो हमने 4 वीडियो लेक्चर्स में आपको इंट्रोडक्शन और आपको थोड़ा व्यू पॉइंट बता दिया, डिफरेंट टर्म्स के नाम बता दिए, अब हम उन्हीं टर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारा थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप इन वीडियो लेक्चर्स को फिर से देखना बिफोर वी विल स्टार्ट आवर मेन टॉपिक्स जो है, जैसे हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, हम हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, हम इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसी में थर्मोडायनेमिक्स का फसला आता है, ठीक है ना। हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसी के दौरान जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्स्ट्रा आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों यूनिट है, एंड ट्रस्ट मी बहुत ही मतलब एक डिफिकल्ट यूनिट माना जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, काफ़ी चैलेंजिंग रहता है टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स को समझाना, बट अगर आप बने रहेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे
तो मैं आपकी बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर नंबर 5 में। टिल देन फी अमान अल्लाह, अस्सलाम।